राम के भक्त कहाँ, बंदाए रहमान कहाँ, तू भी हिंदू है कहाँ, मैं भी मुसलमान कहाँ। तेरे हाथों में भी त्रिशूल है, गीता की जगह है, मेरे हाथों में भी तलवार है, कुरान की जगह है। तू मुझे दोष दे, मैं तुझ पे लगाऊं इल्जाम, ऐसे आलम में भला अमन का इम्कान कहाँ। अब तो शहरों के गली कूचों में खून बहता है, पानीपत और पिलासी के वो मैदान कहाँ। कर्फ्यू शहर में आसानी से लग सकता है, सर झुकाएंगे ये फुटपाथ पे इंसान कहाँ। किसी मस्जिद का है गुंबद या कलश मंदिर का, एक थके हारे परिंदे को। ये लाइनें हैं और ये लाइनें बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ समझाती हैं और हमें वो सब समझ में जितनी जल्दी आ जाए उतना बेहतर है। बहरहाल समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने मुजफ्फरनगर में चल रही सांप्रदायिक हिंसा पर धारण किया गया अपना मौन व्रत तोड़ दिया है, मगर उनके बयान ने विपक्षियों को निशाना साधने का मौका दे दिया है। मुलायम यादव ने कहा है कि मुजफ्फरनगर में हो रही हिंसा को दंगा कहना सही नहीं है। उनके मुताबिक ये सांप्रदायिक हिंसा नहीं बल्कि जातीय संघर्ष है। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि दो गुटों के बीच चल रहे विवाद को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं। तो इस बयान के बाद बीजेपी ने मुलायम सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि मुलायम सिंह यादव इस तरह का बयान देकर अखिलेश सरकार की नाकामी को छिपाना चाह रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे सूर्य प्रताप शाही साहब, आप उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। कुछ देर बाद रविदास मल्होत्रा साहब जुड़ेंगे, आप सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और आप उसको डिफेंड करने के लिए आज हमारे साथ कुछ देर बाद जुड़ेंगे। बहरहाल दंगों में मरने वालों का आंकड़ा 37 के पार पहुंच गया है। देखते ही गोली मारने के आदेश जारी हैं, लेकिन आज कर्फ्यू में कुछ ढील दी गई। करीब पौने 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई तो घरों में कैद लोगों को दूध और जरूरी चीजें मुहैया कराई गई। मीठे के लिए मशहूर मुजफ्फरनगर में अचानक कड़वाहट आ गई। मुजफ्फर का अर्थ होता है जीत, मगर जीत का अर्थ लिए मुजफ्फर हार गया। लोगों से गुलजार चौराहों पर सन्नाटा पसर गया, गलियां वीरान हो गईं, दुकानों पर चाय की चुस्की के लिए मजमा लगाने वाले घरों में सिमट गए। पार्टी का योगदान दे, किसी प्रकार से ऐसा मैसेज ना दे कि ये लगे आप कर्फ्यू तोड़ रहे हैं, सभी को दूर उत्तर होगा, बिल्कुल चिंता न करें। डीएम साहब के भोंपू से निकलकर ये शब्द 5 दिनों से फैले सन्नाटे को चीर रहे हैं। कर्फ्यू में राहत देते हुए लोगों को दूध मुहैया कराया गया। दूध की लाइनों में कमला, विमला और जमाला में कोई अंतर नजर नहीं आया। फिर कैसे गलियों की हवाएं गर्म हो गईं, कैसे सब अमन चैन भूल गए, कैसे सोन चिड़ैया सूली पर चढ़ा दी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जो पीस का जो पूरा मैसेज है वो पूरा देने में समय लग रहा है। पीस कमेटी मीटिंग्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन कब उसका रिजल्ट आ पाएगा उसके अकॉर्डिंग ही शहर का कर्फ्यू अपलिफ्ट हो पाएगा। दंगों की आड़ में खतरा दुश्मनी निकालने का भी बढ़ गया है। पुलिस मुस्तैद है, लेकिन और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ये तो पुलिस को पता है ना कि कौन सा जो है ये जो डेड बॉडी है, ये एक आध जो खेत में मिल रही है। मुजफ्फरनगर में वैसे भी जो है पूरे प्रदेश का सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट मर्डर जो है यहाँ होता है, और उसमें यदि कोई भी मतलब कुछ होता है तो उसको सबको दंगा के खाते में नहीं डाला सकता है। पुलिस को पता है कि कौन से है जो है दंगा से संबंधित है, कौन दंगा से संबंधित नहीं है। जो दंगा से संबंधित है उसे एक भी बॉडी जो है वो प्रशासन नहीं छिपाएगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। बहकावे के तूफानी बादलों ने 38 से ज्यादा जिंदगियां लील ली। मजहब को सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता बना दिया गया। बंद किवाड़ों के भीतर बाहर न निकलने की आवाज सुनाई देती है। बंद किवाड़ सितम और सियासत दोनों से सुरक्षा देते हैं, लेकिन ये बंदी कब तक? धर्म का धंधा कब तक? अब कसूरवारों की तैयारी लाशों के ढेर पर कुर्सी टिकाने की है। भरत यादव, समाचार प्लस।
और इसी बीच सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगरा पहुंचे। आगरा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी चल रही है समाजवादी पार्टी की। वहां पर मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव की सरकार को तकरीबन क्लीन चिट दे दी और कहा कि ये दंगा है ही नहीं, ये छोटी मोटी जातीय संघर्ष की स्थिति है, इसे बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। और ये जो सांप्रदायिक शक्तियों के लिए समाजवादी पार्टी लड़के ही आज इस स्थान पर आ गई है। और कुछ सांप्रदायिक शक्तियां अवसर उठा रही हैं। जैसे आप अच्छी तरह जानते वहां क्या हुआ, कैसे हुआ। भाईचारा बना रहे, आपस में जो खाई पैदा की है जिन लोगों ने, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पहले भी कहा है और सरकार उनके खिलाफ सख्ती से पेश आएगी और सख्ती से कार्रवाई ऐसे दंगाइयों जिन्होंने माहौल खराब किया है मुजफ्फरनगर का और पूरे उत्तर प्रदेश में, जो माहौल खराब करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं। सूर्य प्रताप शाही साहब उत्तर प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। रविदास मल्होत्रा साहब को भी हमारे साथ आना है, कुछ देर बाद हो सकता है हमको जुड़े, क्योंकि कल हम 1 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन अखिलेश जी की कैबिनेट में जो मंत्री हैं एसपी यादव साहब, वो 1 घंटे तक हमारे साथ नहीं आए, हालांकि उन्होंने आने का वक्त दिया था। रविदास जी ईमानदार व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका सम्मान करता हूं। अगर वो इस चर्चा में जुड़े तो सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी का जो पक्ष है वो असरदार तरीके से हमारे 22 करोड़ दर्शकों तक पहुंच सकेगा। शाही साहब, सांप्रदायिक जो शक्तियां हैं इस देश में, उनमें सबसे ऊपर भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया जाता है, ये आपसे छिपा नहीं है। और मुलायम सिंह जी यादव या कांग्रेस के लोग या मायावती जी या जो भी लोग जब जब सांप्रदायिक शक्तियों से इस देश को बचाने की बात कहते हैं तो भाजपा से देश को और प्रदेश को बचाने के परिप्रेक्ष्य में बातें कह रहे होते हैं। आज भी मुलायम सिंह जी कह रहे हैं, आज भी मुलायम सूर्य प्रताप शाही, आज भी मुलायम सिंह जी कह रहे हैं कि सांप्रदायिक शक्तियां सर उठा रही हैं, हम उनको ऐसा नहीं करने देंगे। भाई आप लोग सर क्यों उठा रहे हैं? आपने जो अभी शुरू किया है, शुरुआती जहां से किया है, हाँ। मुझे उस पर घोर आपत्ति है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के बारे में यह कहना कि वो सांप्रदायिक शक्ति है, हाँ। यह एक आपका कथन बिल्कुल निराधार और एकदम गलत है। नहीं, मैंने कथन ये मेरे दिमाग में उपज नहीं है, मैंने कोट किया है। ये हमारा कथन नहीं है, मैंने कोट किया है। ये आपके राजनीतिक प्रतिस्पर्धियों का कथन है, ये हमारा कथन नहीं है। हाँ, हाँ, इसीलिए मैंने कहा ना कि आपने जहां से शुरुआत की है, हाँ। जो हमारे राजनीतिक प्रतिस्पर्धी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कहते हैं और जो आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं, हाँ। वहीं से आपने उसको शुरू किया, इसलिए मुझे इस बात पर आपत्ति करनी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी पूर्णतया इस बात पर भरोसा करती है, वह सर्वधर्म समभाव पर भरोसा करती है और किसी भी धर्म का अनादर नहीं करना चाहती और न किसी भी धर्म को पुरस्कृत करना चाहती है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है जो राष्ट्रीय हितों के लिए निरंतर संघर्ष करती है और आज की तारीख में राष्ट्रीय हितों के लिए संघर्ष करना, उसकी आवाज को उठाना, उसी को ये कहा जाता है कि ये सांप्रदायिक है। तो जो अराष्ट्रीय तत्व हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिकता के नजरिए से देखते हैं, हाँ। और उसी परिभाषा के भीतर उसको गढ़ना चाहते हैं। अच्छा। आज जो प्रदेश के हालात बिगड़े हैं, पिछले लगभग इनको 1 साल और 5 महीने कुछ दिन 20-22 दिन हुए हैं इनको शपथ ग्रहण किए हुए, और उसमें प्रदेश के भीतर अनेक जनपदों के भीतर सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े हैं और भाईचारा खराब हुआ है। 104 सांप्रदायिक झड़पें और दंगे, ये ऑफिशियल है, आंकड़ा है। यानी ऑफिशियल रिकॉर्ड ये बताता है कि 100 से ऊपर, हाँ। और लगभग 25-30 जिलों के भीतर ऐसी घटनाएं हुई हैं। हाँ। तो वह जी कुछ तकनीकी खामी है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं आपको इस चर्चा में लेकर आना चाहूंगा। अतुल जी, 2 बातें मैं नहीं समझ पाया अभी तक। यह मंत्र जाप तो सुनते सुनते हम लोग पत्रकारिता में बूढ़े हो गए कि जब कहीं सांप्रदायिक टकराव हो, हाँ। तो कौन सांप्रदायिक ताकतों की साजिश है, हाँ। राजनीतिक विरोधियों की साजिश है। इंदिरा जी को ये फ्रेज थोड़ा बदल के वो इस्तेमाल करती थी, उनको 70 के दशक में एक फोबिया हो गया इंदिरा जी को। हर घटना पर टेलीफोन भी खराब हो जाए किसी के घर का तो वो कह देती थी विदेशी ताकतों की साजिश है।
जयप्रकाश जी आंदोलन कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, इंदिरा जी ने कहा विदेशी ताकतों की साजिश है। अब वो विदेशी ताकत की बजाय सांप्रदायिक ताकतें आ गया, वो उतना सा हिस्सा बदल गया और बाकी फ्रेम वही है। हाँ। पूरा फर्मा जो है वो वही है। मेरा मूल सवाल है सरकार से, हमने आपके मुताबिक जो सांप्रदायिक ताकत है, मेरे मुताबिक तो कोई सांप्रदायिक ताकत नहीं, जो राजनीति में उतरा है वो जनता के वोट से ही जीतता है। ठीक बात। इसलिए मैं सांप्रदायिक और सेकुलर का फतवा नहीं देता किसी को, न चाहता हूं कोई दूसरा दे। लेकिन अगर हम आपकी बात को भी मान लें तो भी ये बात उठेगी कि आपको हुकूमत में किस लिए भेजा था, ताकि साजिशें विफल कर सकें आप। वो साजिशें जो उत्तर प्रदेश का अमन चैन छीनती हैं, वो साजिशें 104 बार क्यों हो गई 18 महीने में? पहली ही बार जब सांप्रदायिक टकराव हुआ था उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के राज में, तब भी अखिलेश जी ने एग्जैक्टली यही शब्द कहे थे कि सरकार, समाजवादी सरकार को बदनाम करने की राजनीतिक साजिश, फिरका पर ताकतों को बख्शेंगे नहीं, दोषियों को कड़ा दंड दिया जाएगा। ये 3 हिस्से तब भी हमने सुने थे। तो दूसरा दंगा क्यों हुआ? और फिर ये चलते चलते पूरी कतार 104 के आसपास कैसे पहुंच गई? अगर सरकार दंड दे रही होती, अगर सरकार साजिशें विफल करने की क्षमता रखती होती, तो फिर ये साजिशें 104 दफा कैसे हो गई 18 महीने में? इसका तो कोई जवाब देगा ना। या इसको गायत्री मंत्र की तरह लगातार पढ़ते रहेंगे और लोग बढ़ते रहेंगे। और केवल आप सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी इतनी है कि हर 10, 20, 50 लोगों के मरने के बाद ये कह दो कि राजनीतिक साजिश है। और ये जो तर्क दिया जा रहा है कि छोटी मोटी घटना है, मीडिया ने बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया, दंगा बता दिया। अगर 40 लोगों का मरना और भारी पैमाने पर आगजनी, पुलिस और सेना पर हमला, मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश का एडीजी कह रहा है कि पुलिस और सेना पर गोली चलाई गई। अगर पुलिस और सेना पर भी फायरिंग हो रही है, 40 लोगों के प्राण चले गए, भारी मात्रा में आगजनी हुई और ये छोटी घटना है, तो बड़ी घटना का पैमाना बता दीजिए कि भाई 400 लोग मरेंगे तो अपन बड़ी मानेंगे, या 4000 मरेंगे तो बड़ी मानेंगे, या 4 लाख मरेंगे तो बड़ी मानेंगे। सरकार ये तो बताए ना हमको कि कितने लोगों की आहुति होगी इस यज्ञ में, तब सरकार मानेगी कि हां आप चिंता की बात है। मुलायम सिंह जी ने आज कहा ये तो छोटी मोटी घटना थी, बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया गया, जातीय टकराव था। जातीय टकराव 40 लोगों को लील गया। अगर ऐसी स्थिति है तो भी सरकार कटघरे में खड़ी होती है। मैं समझ नहीं पा रहा, कोई जिम्मेदार हो, किसी ने षड्यंत्र किया हो, जिम्मेदारी किसकी है षड्यंत्र रोकने की? अगर दरोगा ये कहे कि भाई अपराधियों ने षड्यंत्र कर दिया लूट का, ये कोई तर्क होता है? थाना किस लिए बनाया? आपको बंदूक किस लिए दी? अगर एसएसपी ये कहने लगे कि भाई हमारे यहां अपराधी षड्यंत्र करने लगे आजकल मुझे बदनाम करने के लिए, ये कोई तर्क होगा क्या? अखिलेश जी ये तर्क मंजूर कर लेंगे अधिकारियों का? नहीं करेंगे। तो फिर उनका ये तर्क जनता कैसे मंजूर कर ले? ये तो तर्क ही बेसिर पैर का है कि राजनीतिक षड्यंत्र है, इतना बोलो और कहो जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज मुझे, और नेताओं का तो चरित्र बड़ा विचित्र है। जिस इलाके में दंगा हुआ, मैं दंगा ही शब्द इस्तेमाल करूंगा, जिस इलाके में दंगा हुआ वो राजनीतिक तौर पर चरण सिंह का इलाका है। चरण सिंह जी के इलाके के में उनके वारिस अजीत सिंह जी, 14 दिन ये दंगा पुराण चला है। पहली चिनगारी और अंतिम आहुति के बीच में 14 दिन का वक्त लगा। ठीक है, 14 दिन तक अजीत सिंह और उनके सुपुत्र लोकसभा के सदस्य जयंत, दोनों लोग दिल्ली में क्यों रहे 14 दिन? ठीक बात है। ये पदयात्रा करने वहां क्यों नहीं पहुंचे अमन और चैन शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए? ये तो उनका घर था। जी, शाहिद मंजूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविदास मल्होत्रा साहब ने अब आने में असमर्थता जताई है, वो किसी और चैनल पर चले गए हैं। वक्त उन्होंने हमको दिया था, लेकिन किसी और चैनल पर अभी इस वक्त वो चले गए हैं। शाहिद मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप अखिलेश जी की कैबिनेट में मंत्री हैं और इस दंगे या सांप्रदायिक या जातीय हिंसा से निजात दिलाने के लिए शाहिद मंजूर साहब को भी मुलायम सिंह जी ने अपॉइंट किया है एक मध्यस्थ के तौर पर कि आप इनिशिएट कीजिए और इन दंगों को निपटाइए। मंजूर साहब, सफलता कितनी मिली? सफलता अनिल जी बोल रहे हैं ना? अतुल अग्रवाल। अतुल जी जी, अतुल जी आपके सामने है, आपके सहयोग से, सभी चैनल और अखबार के सहयोग से सरकार को भरपूर सफलता मिलने की उम्मीद है। बहुत कुछ कंट्रोल हुआ है
अफवाहें ज्यादा हैं। अपील सबसे यही की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न देकर शांति बहाल करने का मंत्री प्रयास जी, करें। लेकिन 2 दिन से तो वहां पर अखबार बांटे नहीं जा रहे थे। आप कह रहे हैं मीडिया कर्मियों के सहयोग से ऐसा हो रहा है, लेकिन जो आपके अधिकारी हैं, डीएम एसपी जिनको आपने हटाया है, कल हटाया था, उन लोगों ने तो वहां पे अखबारों के वितरण को ही रोक दिया। हाँ, कुछ गलत डिसीजन हुए हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, ऐसा सब कुछ हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी शाहिद मंजूर साहब, मैं एक बड़ा ईमानदार सवाल पूछूंगा आपसे, जी। और उतनी ईमानदारी से मैं आपसे जवाब की भी उम्मीद करूंगा। ये अतुल भाई आप जानते हैं मुझे। जी, इसलिए मैंने आपसे पहले डिस्क्लेमर लगा के सवाल पूछा। कल जिस तरह से पिछले 27 तारीख की वारदात है और 2-3 दिन पहले से ये दंगा या सांप्रदायिक हिंसा ज्यादा जोरों पर आई है, ये दुखद है, नहीं होना चाहिए। लेकिन कल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जिस विशेष परिधान में दिखे, जो नमाजी टोपी लगाकर और आजम खान साहब के साथ में वो हज कमेटी वाले जो हाउस है उसके सामने आकर पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे, उन्होंने जो जिस लड़के के ऊपर आरोप थे कि इसने पहले एक लड़की से छेड़छाड़ की, उसके बाद उसका कत्ल हुआ, फिर स्वाभाविक गुस्सा के तहत बाकी 2 लोगों का जो कातिल थे उसको मार डाला गया, उसको वो गरीब और उन्होंने जो जिस लड़के के ऊपर आरोप थे कि इसने पहले एक लड़की से छेड़छाड़ की, उसके बाद उसका कत्ल हुआ, फिर स्वाभाविक गुस्सा के तहत बाकी 2 लोगों का जो कातिल थे उसको मार डाला गया, उसको वो गरीब और बेचारा बता रहे हैं। क्या ऐसा जेस्चर इस तनाव की घड़ी में शो करना जरूरी था? कल का प्रोग्राम वहाँ हाजियों को रुखसत करने का प्रोग्राम था। हाँ, जो सऊदी अरब के लिए हज करने के लिए लोग जा रहे हैं। हाँ, तो हमारे किसी साथी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को टोपी रख दी होगी। जहाँ तक सवाल है उस घटना का, मुजफ्फरनगर की का, उस घटना के लिए अभी फिलहाल उस पर कोई टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। निश्चित रूप से रिपोर्ट आने दीजिए, जांच हो जाने दीजिए, जांच के बाद में अतुल जी क्लियर हो जाएगा कि क्या मैटर था। नहीं, शाहिद भाई, जांच किस बात की? माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से जिन 2 संप्रदायों, हिंदू और मुसलमानों में जो झगड़ा हुआ, जो गांव की जातीय हिंसा हुई, उसमें अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर किसी एक पक्ष के लिबास में नजर आए और किसी एक उतने बड़े नेता के साथ नजर आए जो लगातार मुसलमानों की पैरोकारी करता हो, आजम खान, और फिर आकर वो हिंसा पर एक तरफा बयान दे, तो क्या इससे समाज में अच्छा मैसेज जाएगा? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं पूरी ईमानदारी से। मैं पूरी ईमानदारी के बात कह रहा हूँ। हम लोगों को सबको वही प्रयास करने चाहिए जिससे प्रदेश में शांति स्थापित हो। नहीं, तो वो प्रयास तो मुख्यमंत्री जी को भी करना चाहिए ना। आप इतने अच्छे से बात कर रहे हैं शाहिद भाई, मैं आपका इस्तकबाल कर रहा हूं, मैं आपके इन विचारों का स्वागत कर रहा हूं, उनसे इत्तेफाक भी रखता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को अपने लिबास पर कल ध्यान देना चाहिए कि नहीं? कल जहाँ पर वो थे वहाँ पर ऐसा ही माहौल था, हाजियों को रुखसत किया जा रहा था। तो उनको कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी नहीं चाहिए इस गंभीर मुद्दे पर, क्योंकि ये मुद्दा बहुत जरूरी है। असल में ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है। सऊदी अरब से जो हाजियों के लिए डेट फिक्स होती है, नहीं, उसी पर यहाँ से जहाज जाते हैं। अरे भाई, लेकिन अखिलेश जी मीडिया से मुखातिब हो या ना हो, ये तो उनका अधिकार है ना। वो बोले ना बोले, उनका अधिकार है। कोई अखिलेश जी को जबरदस्ती नहीं बुलवा सकता ना। वो इतना बड़ा ओकेजन था कि उसमें जाना विदा करना ये परंपरा है। बहुत शाहिद मंजूर साहब, इस प्रदेश में जो लोग मारे जा रहे हैं, ये उनकी मौतों से बड़ा ओकेजन कोई नहीं हो सकता। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि वहां पर गांवों में, खेतों में लाशें मिल रही हैं। छेड़छाड़ की वारदात से ये पूरा विवाद शुरू हुआ और मुख्यमंत्री जी जो व्यक्ति छेड़ता है उसको बेचारा गरीब चाय वाला बताते हैं। अरे भाई, कल मुआवजा भी दे देते आप। जी जी। कल खालिद, जिस तरह से आप वो आतंकवादी जो मारा गया था, आप उसकी तरह कल शहजाद को या शाहनवाज को मुआवजे का भी ऐलान कर देते। हाँ, मैं एक बात कहूंगा, कितनी सत्ता लोलुप हो गई है समाजवादी पार्टी। ये समाजवाद है। अतुल जी, हेलो, बोलिए। हाँ अतुल जी, मैं आगरे के रास्ते में हूँ, ये मत कहना कि मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा। आप मेरे भाई, मुझे पता है आप ऐसा कभी नहीं करते। मैं डिस्कनेक्ट नहीं करने का हूँ, लेकिन मैं इस पे जो आपका एक्सप्रेस वे है इस पर हूँ। नहीं, मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल सुन लीजिए ना। आप पंचायतों पर, मुख्यमंत्री जी कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पंचायतों पर कार्रवाई करेंगे और उन्हीं पंचायत के लोगों ने जिला प्रशासन से पंचायत करने की अनुमति मांगी।
एडीजी साहब का बयान आया कि जिला प्रशासन ने सोचा कि पंचायत कर लेने देते हैं, सुरक्षा हम पुख्ता कर लेंगे। मुख्यमंत्री कहते हैं वो पंचायत अवैध थी। अब जिला प्रशासन सही या मुख्यमंत्री सही, ये तो तय होगा ना मंजूर साहब। हाँ, ये बात मेरा एक आग्रह और निवेदन जी, आपकी जो समीक्षा है, आपके जो चैनल है, उसने बहुत सहयोग किया है। मैंने 2-3 बार खुद मैंने उस पर आके अपील की है। हमने ये चैनल ने बहुत सहयोग शांति स्थापित करने के लिए। इस बात से सवाल इस बात मंजूर साहब, आपकी तारीफ से मेरा सवाल खत्म नहीं हो जाता। पहले मेरी बात सुन ले पूरी, 1 मिनट प्लीज। जी बोलिए। बहुत सहयोग किया है और मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश शांति की तरफ अग्रसर है। मैं नहीं कहता कि आपको समीक्षा करने का अधिकार नहीं है, आपको समीक्षा भी करनी चाहिए, आपको सुझाव भी देने चाहिए और आपकी बात को, मीडिया की बात को भी हम लोगों को मानना चाहिए। लेकिन मेरा आग्रह और निवेदन ये है कि अगर ये समीक्षा और ये जो कमी कहाँ रह गई, कहाँ चूक हो गई, अगर इसमें आप 8 दिन हमारी शांति स्थापित हो जाए, उसके बाद अगर सारी समीक्षा कर लें तो हम आपके साथ जहाँ जहाँ कमी होगी, जहाँ जहाँ चूक होगी, निश्चित रूप से हम आपके साथ शेयर करेंगे। शाहिद भाई, ये समीक्षा शांति लाने का ही एक प्रयास है। मुख्यमंत्री जी को किसी आजम खान, किसी शाहिद मंजूर, किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से अपने आप का जो चोला है वो इतना अंध धार्मिक ना कर ले, इतना मजहबी ना कर ले कि हालात बिगड़ जाए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, वो केवल मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं है, वो केवल हिंदुओं के, यादवों के मुख्यमंत्री नहीं है, वो तो पूरे सूबे के मुख्यमंत्री है ना। लेकिन कल उनकी भूमिका पूरे सूबे के मुख्यमंत्री की जैसी नहीं लगी। लेकिन अतुल जी, मेरा आग्रह ये है कि ये सारी जो हमारी, अगर आपको लगता है कि हम कहीं गलत रास्ते पर हैं, तो इसके सुझाव और इसकी समीक्षा शांति स्थापित होने के बाद अगर हो जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी ईमानदारी की कदर करता हूं। सूर्य प्रताप शाही साहब, मेरा सवाल वही है कि आप शांति बनाने के लिए आ रहे हो, आप हिंदू मुसलमानों के बीच में जो जातीय हिंसा हो रही है, मुलायम सिंह जी के शब्दों में, हजारों लोग उसमें प्रभावित हो रहे हैं, उसमें कई लोग मारे गए, कई लोग लापता हैं, खेतों से लाशें निकल रही हैं, और मुख्यमंत्री जी अगर कल टोपी लगाकर नमाजियों के साथ, आजम खान साहब के साथ अगर बयान दे रहे हैं, पंचायतों को गैर कानूनी बता रहे हैं, और जिस लड़के की वजह से पूरा विवाद हुआ, छेड़खानी का मामला, उस आरोपी को आप क्लीन चिट देते हुए बेचारा बता रहे हैं, तो ये क्या संदेश जाता है इससे? देखिए, हमेशा संदेश इतना गलत दे रहे हैं और इनके द्वारा उठाए गए सारे कदम जो हैं, हाँ। वो वोट बैंक की राजनीति को देख करके, और लगातार जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, वह कोशिश इस बात में लगी हुई है कि किस तरीके से लोकसभा के चुनाव के समय में मुस्लिम वोटों का वोट बैंक जो है वो उनके लिए इकट्ठा हो जाए और उनके लिए काम करे। आप जैसे कल बता रहे कि कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री महोदय ने टोपी लगा करके और लोगों को रवाना किया, स्वाभाविक रूप से इससे जो है वो उनके बारे में लोगों के मन में शंका पैदा होती है और लोगों को संदेह होता है कि ये मुख्यमंत्री हमको न्याय दिला सकेंगे कि नहीं दिला सकेंगे। हाँ। और कानून के शासन में सब कोई बराबर है। ये बराबरी का हिस्सा जब समाजवादी पार्टी आती है तो वो बराबरी खत्म हो जाती है और खास तौर पर मुस्लिम लोगों को एक जो विशेष तवज्जो दी जाती है, हाँ। और सांप्रदायिकता के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश होती है, हाँ। उसका ये दुष्परिणाम और उसका ये नतीजा है। नहीं, लेकिन आरोप तो भाजपा के ऊपर भी लग रहे हैं कि भाजपा और सपा ने ये मैच फिक्स किया है वोटों के पोलराइजेशन के लिए, ताकि अगर राजनीति में वोटों का कद्दू कटे तो वो सिर्फ भाजपा और सपा में बटे, कांग्रेस और बसपा अलग हो जाएं। ये आरोप आपके ऊपर भी लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि मुजफ्फरनगर के भीतर जो है वो आप लड़की के साथ छेड़खानी कर दो। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि शामली के भीतर जो है वो वाल्मीकि समाज के लोगों के ऊपर हमला कर दो? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि सुल्तानपुर के भीतर 28 दलित समुदाय के लोगों के घर को फूंक डालो? ये जो कुछ भी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, ये जानबूझ करके जो हमारे आजम खान साहब हैं या जो मुलायम सिंह यादव जी हैं, इनके बयानात जिस प्रकार से हो रहे हैं और एक तरफा बयानात, उसका ये नतीजा है। जब से ये लोग आए हैं तब से मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए 350 करोड़ रुपया का विस्तार बनाने के लिए आप जो है वो पैसा आपके पास है,
और गांव का ट्रांसफार्मर बदलने के लिए पैसा आपके पास नहीं है, पंडितों के ऊपर लगाए आपको टैक्स लगाने की कांग्रेस पार्टी के लिए उनके लिए टैक्स वो लगा सकते हैं, पुरोहितों पर वो टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन जो है वो मुल्ला और मौलवियों के लिए तनख्वाह सरकारी खजाने से दी जाएगी। ये सब जो नीतियां हैं वह धीरे धीरे समाज के भीतर आक्रोश पैदा कर रही हैं। सरकार का काम ये होता है कि सरकार सबको रोशनी दे। यदि सूर्य प्रकाशित होता है तो वो रोशनी सबके घरों में जाती है। आज अखिलेश यादव की सरकार जो है वो बांट बांट करके रोशनी पहुंचा रही है। ये मुसलमान का घर होगा तो यहाँ रोशनी जाएगी, ये हिंदू का घर होगा तो यहाँ नहीं जाएगी। यह जो सांप्रदायिक ने अमिताभ अग्निहोत्री जी से इंटरव्यू में गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए शाही साहब ने कहा कि शक्ति का संतुलन जरूरी है और अगर दंगों के बाद शांति आती हो और विकास होता हो तो मुझे ऐसे दंगे स्वीकार्य हैं। इसका मतलब क्या? देखिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखना सरकार की जवाबदेही है और जो कोई भी उत्तर प्रदेश के भीतर है उसको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी उनकी है। जो कुछ घटनाएं मुजफ्फरनगर में हुई हैं या शामली के भीतर हुई हैं या सुल्तानपुर में हुई हैं वह इस सरकार की नाकामी है। यदि प्रशासन तंत्र इनके दबाव में मुस्लिम लोगों का पक्षधर न होता, अपराध को अपराधी के रूप में समझा होता, जिन लोगों ने छेड़खानी किया था उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई किया होता, जिन्होंने हत्या की उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की होती, समय पर वो कदम उठाए होते तो आज उत्तर प्रदेश आग में जलता नहीं। मुलायम सिंह जी को वो हल्की और छोटी घटना दिखाई दे रही है। आज दो जिले जो है फ्लैग मार्च हो रहे हैं सेना के, 2 जिलों में हस्तिनापुर और मेरठ के भीतर फ्लैग मार्च हो रहा है काबू करने के लिए। 40 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड में और गैर सरकारी रिपोर्टों के हिसाब से 60-65 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, ऐसे समाचार हम लोगों को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो नजरिया उनका है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, जिन लोगों ने पंचायत के 7 तारीख को जाने के बाद जिन लोगों ने हमले किए पंचायत से घर पर लौटने वाले लोगों के लिए, क्यों नहीं उनको मुस्लिम आबादी के सामने जो है वो फोर्स लगा करके उनको सुरक्षा प्रदान किया गया। यदि वो 7 तारीख का पंचायत प्रशासन के सहमति से यदि वहां पर हुआ था तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो जाने वालों को सुरक्षा प्रदान करें। और यदि पंचायत नहीं भी होती तो ये माना जाता कि वहां की कानून व्यवस्था की हालत खराब है। आज 4 दिनों से कर्फ्यू लगा हुआ है और मुलायम सिंह जी उसको छोटी घटना बता रहे हैं। आज पूरी की पूरी कैबिनेट जो है जहां उत्तर प्रदेश में राजधानी में रह करके वहां की स्थिति को नियंत्रित किया जाना चाहिए था, आगरा में जाकर के वो मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, शाही साहब आपकी बात समझ में आ गई। शाही साहब आपकी बात समझ में आ गई। अमिताभ अग्निहोत्री संवाद की टिप्पणी प्लीज। समझने के लिए लगता आवाज नहीं जा रही है, वो लखनऊ छोड़ करके जाता नहीं। जी शाही साहब आपकी बात सुन लीजिए। जी समझ गया, आपकी बात समझ आई, आपकी बात समझ आई। बोलिए अमिताभ जी, बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कुछ चीजें तथ्यात्मक ढंग से बात उन पर होनी चाहिए, भाषण नहीं। भाषण में क्या है, तथ्य छूट जाते हैं पीछे और तकरीर हो जाती है, चाहे इस पक्ष से चाहे उस पक्ष से। और मुश्किल ये है कि टेलीविजन की बहसों में भी तकरीर होने लगी। मैं कुछ बेसिक सवालों पर ध्यान पूरे प्रदेश का खींचूंगा। हिंदुस्तान के गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस दंगे के लपट से बहुत पहले खुद व्यक्तिगत बातचीत करके चेता दिया था कि यह इलाका संवेदनशील हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार को यह बताना होगा कि लखनऊ सच बोल रहा है या दिल्ली सच बोल रही है। दोनों बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, मुख्यमंत्री की भी हैसियत होती है और भारत के गृहमंत्री की भी हैसियत है। ये तो तथ्य सामने आना चाहिए। ये कोई भाजपा का प्रचार मंच और सपा का जिला अध्यक्ष का सम्मेलन नहीं है ना कि यहां भाषण दीजिए और निकल जाइए। जब आप हुकूमत में हैं तो आपको तथ्यों पर बात करनी चाहिए। या तो भारत के गृहमंत्री ने गलत बयान दिया या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गलत बयान दिया, दोनों तो सच नहीं हो सकते। अगर गृहमंत्री सही कह रहे हैं तब ये फिर उत्तर प्रदेश सरकार कटघरे में खड़ी हो जाती है कि भारत के गृहमंत्री के व्यक्तिगत कहने के बाद भी एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाए गए। दूसरी बात, मुलायम सिंह जी ने कहा कि ये जातीय संघर्ष है। मुलायम सिंह जी बहुत पुराने राजनेता हैं, उत्तर प्रदेश के समाजशास्त्र से अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन मैं बहुत अदब से कहूंगा कि मुलायम सिंह जी, जातीय संघर्ष, जातीय टकराव उसको कहते हैं जहां 2 जातियां या 2 से अधिक जातियां आपस में भिड़ जाएं। जहां 2 मजहब भिड़ते हैं
उसको जातीय टकराव नहीं बोलते, उसको मजहबी टकराव बोलते हैं या कम्युनल राइट्स बोलते हैं, सांप्रदायिक टकराव बोलते हैं। ये तो बेसिक परिभाषा है, यहां भी वही और वॉशिंगटन में भी यही परिभाषा है। ये जातीय टकराव तो है ही नहीं, ये मजहबी टकराव हुआ, ये सांप्रदायिक टकराव हुआ। तीसरी बात, उस लड़की के साथ छेड़छाड़, उसके बाद एक की हत्या, उसके बाद दो की हत्या, उसके बाद आ गया शुक्रवार, खाला पार के इलाके में नमाज होती है, नमाज के बाद हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, तब जब 144 लागू थी शहर में, और नए कलेक्टर और कप्तान उस धरना स्थल पर जाकर ज्ञापन ले लेते हैं। 144 भी उसी कलेक्टर ने लगाई जो 10,000 लोगों के बीच में ज्ञापन लेने चला गया। ये जो कार्टूनिक करेक्टर था कलेक्टर का, उसको तत्काल सजा मिलनी चाहिए थी कि अगर आपने 144 लगाई तो आप 10,000 लोगों के बीच में क्यों गए और 10,000 लोग इकट्ठे कैसे हुए। तीसरा प्रश्न, महापंचायत की अनुमति क्यों दी शासन ने? अगर शासन सुरक्षा करने में सक्षम नहीं था तो अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, अनुमति क्यों दी? चौथा प्रश्न, जितने भी आपने पॉलिटिकल लोग मुकदमे में रखे, मैं सामान्य लोगों की बात नहीं कर रहा, सामान्य लोग तो 250 लोग पकड़े गए, उसमें हर वर्ग बिरादरी के लोग हैं। राजनीतिक लोग जो पकड़े गए, सांसद विधायक जिन पर मुकदमा लगाया है सरकार ने, उनमें सब आपने एक ही वर्ग के लगा दिए। ये लोकतंत्र बहुत नाजुक संदेशों से बिगड़ जाता है, इसका संतुलन, समाज का संतुलन बहुत छोटे छोटे संकेतों से बिगड़ जाता है। मुख्यमंत्री जी, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। लम्हों की खता से सदियां सजा पाती हैं। और अंतिम बात कहूंगा उस टोपी प्रसंग पर, जिस पर बहुत चर्चा हो रही देश भर में। अगर उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता, मैं हज हाउस में अखिलेश जी जिस प्रोग्राम में शिरकत करने गए थे, हाजियों को विदा करने, उसमें टोपी लगाने के विरोध में नहीं हूं, वहां ठीक था। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर विंध्याचल जाता है तो गले में पटका डाल लेता है, इसमें क्या बुरा है? वहां भी टोपी लगाना बुरा नहीं था, अच्छी बात थी। लेकिन जब आप एक दुखद घटना पर मीडिया से मुखातिब थे, मुजफ्फरनगर के इतने दुखद समाचार पर, तब वह चीज ठीक नहीं थी। अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता, फर्ज करिए एक क्षण को लिए, और वो मुख्यमंत्री 40 लोगों की मृत्यु की सूचना देने वाले दंगे पर मीडिया से मुखातिब होता और गले में रामनामी दुपट्टा डाले होता, तो आपत्ति होती ना? वही आपत्ति यहां पर है। शासन को समदर्शी होना चाहिए। अगर शासन समदर्शी नहीं है तो ये समस्याएं आज आप सेना के बल पर दबा लेंगे। और जितनी जानकारी मुझे मिल रही है, उत्तर प्रदेश सरकार को काका गागा भी सिखाना पड़ा केंद्र सरकार को। भारत सरकार के गृह मंत्रालय को बताना पड़ा कि बाहर के लोग भी हैं वहां मुजफ्फरनगर में, सीमाएं सील करो। तब उत्तर प्रदेश सरकार ने सीमाएं सील की। भारत सरकार के गृह मंत्रालय को बताना पड़ा कि भाई सेना यहां डिप्लॉय करो, तब जाके आप उस काम को कर पाए। रात में 10:40 पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आशय का पत्र भेज पाया दिल्ली कि हां सेना भेजो। यह काम पहले हो सकता था। अगर सामान्य समझ होती, जिसको हम लोग कॉमन सेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, और जो लोग उस इलाके के सामाजिक ताने बाने से वाकिफ थे, तो मुझे लगता है गलतियां नहीं होती, इतना बड़ा रूप ही नहीं मिलता इसको। जिसने छेड़छाड़ की वह 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के भीतर अगर जेल चला जाता नवयुवक, तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। तो बेसिक सवालों पर जब तक जवाब नहीं आएगा, तब तक 104 झड़पें हमने देखी, ये 105वीं है। हमको शायद इन्हीं तरह की घटनाओं से जूझते रहना पड़ेगा जब तक शासन और पॉलिटिकल लीडरशिप दोनों लोग अपनी नीति, नियत और मन साफ नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया शाही जी। और एक बार फिर से मैं सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी का असंवेदनशील चेहरा, उस पर टिप्पणी किए बिना अपनी वाणी को विराम नहीं दे सकता। कल एसपी यादव नहीं आए, आज रविदास मल्होत्रा नहीं आए, आखिरकार क्यों? 22 करोड़ दर्शकों के सामने, उस प्रदेश के 22 करोड़ दर्शकों के सामने, उस पड़ोसी मुल्क, उस पड़ोसी प्रदेश उत्तराखंड के 1 करोड़ दर्शकों के सामने आप आने से क्यों डर रहे हैं? आपको क्या हिचक है?
क्या हमारे सवालों से आप भागना चाहते हैं? शाहिद मंजूर साहब के पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। वो कह रहे हैं पहले नॉर्मलसी आने दीजिए, फिर हम बात करेंगे। मुलायम सिंह जी को ये हिंसा नजर ही नहीं आती, वो कह रहे हैं बस छुटपुट बात है। अखिलेश यादव जी को नजर आती है तो वो जो दो लोग लड़ रहे हैं उसमें एक का पक्ष लेते नजर आते हैं, अपने लिबास से भी और अपने शब्द से भी। आखिरकार सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी का ये कैसा समाजवाद है? ये अगर राम मनोहर लोहिया का समाजवाद था जिसकी दुहाई देते हैं, तो भगवान इनको सद्बुद्धि दे, अल्लाह मियां इनकी सद्बुद्धि दे। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं, क्योंकि अगर ऐसे हो रहा है तो यह समाजवाद तो कतई नहीं है। सोशल मीडिया में लोग तरह तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मेरी मर्यादा है, उन शब्दों का इस्तेमाल मैं यहां नहीं कर सकता, लेकिन यह जो हो रहा है मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, यह ठीक नहीं हो रहा। बहुत बहुत शुक्रिया शाही साहब। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। राम के भक्त कहां, बंदाए रहमान कहां, तू भी हिंदू है कहां, मैं भी मुसलमान कहां। तेरे हाथों में भी त्रिशूल है, गीता की जगह है। मेरे हाथों में भी तलवार है, कुरान की जगह है। तू मुझे दोष दे, मैं तुझ पे लगाऊं इल्जाम। ऐसे आलम में भला अमन का इम्कान कहां। अब तो शहरों के गली कूचों में खून बहता है, पानीपत और पिलासी के वो मैदान कहां। कर्फ्यू शहर में आसानी से लग सकता है, सर छुपाएंगे ये फुटपाथ के इंसान कहां। किसी मस्जिद का है गुंबद या कलश मंदिर का, एक थके हारे परिंदे को ये पहचान कहां।